गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है 1935 भारतीय शासन अधिनियम। 1935 भारतीय शासन अधिनियम। इससे पूर्व हमने 1919 भारतीय शासन अधिनियम की जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकरण के अंतर्गत हम 1935 भारतीय शासन अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं तथा इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि 1919 के सुधार अधिनियम से जो भारतीय थे संतुष्ट नहीं हो सके, क्योंकि 1919 अधिनियम में कुछ दोष कमियां थी जिसके आधार पर उसकी आलोचना की गई थी। जैसे कि 1919 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में विधानमंडल को लोकतांत्रिक बनाया गया था, फिर भी कार्यपालिका को पूर्णतः निरंकुश रखा गया था। दूसरी आलोचना 1919 भारतीय शासन अधिनियम की इस आधार पर की गई थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना भी उचित नहीं था। तीसरी आलोचना इस आधार पर की गई थी कि इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की विषाक्त प्रणाली को समाप्त करने के स्थान पर उसका विस्तार भी किया गया था, जिससे कि भारत की एकता को समाप्त किया जा सके। तो इस प्रकार 1919 के सुधार अधिनियम से भारतीय जो थे संतुष्ट नहीं हो सके, अतः राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र होता गया। गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह किया। अत्याचारों का विरोध शांतिपूर्ण तरीकों से करना ही सत्याग्रह कहलाता है, किंतु मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया, जिसमें सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी, जिसका गांधी जी ने घोर विरोध किया। 1932 में पूना में कांग्रेस व अम्बेडकर के मध्य भी एक समझौता संपन्न हुआ था। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव प्रकाशित हुए थे जो कि श्वेत पत्र के नाम से प्रसिद्ध है। श्वेत पत्र प्रकाशित होने के बाद संसद के दोनों सदनों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम पारित किया गया था। यह एक बहुत ही लंबा एवं जटिल अधिनियम माना गया है, जिसमें कि 451 धाराएं और 15 सूचियां सम्मिलित थी। इस अधिनियम में 451 धाराएं एवं 15 सूचियां सम्मिलित थी। 1935 अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से रही थी। आइए अब हम देखते हैं 1935 भारतीय शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं।
सबसे प्रथम है विशेषता इसकी, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन स्थापित करने का जो है प्रावधान किया गया था। संघों को प्रांतों में आवश्यक रूप से शामिल होना था, परंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस योजना का भारत में घोर विरोध हुआ। इस योजना का भारत में घोर विरोध हुआ क्योंकि यह योजना मात्र कागज पर ही रही। क्योंकि यह जो योजना है मात्र कागज पर ही रही, इसे क्रियान्वित या फिर लागू नहीं किया गया। इसे क्रियान्वित तथा लागू नहीं किया गया था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर स्वायत्त शासन या इसे प्रांतीय स्वराज्य स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्त शासन या प्रांतीय स्वराज्य स्थापित किया गया। तीसरी विशेषता, भारत से द्वैध शासन प्रणाली को प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर इसे केंद्र में लागू किया गया। प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर इसे केंद्र में लागू किया गया। चौथी विशेषता, अनेक आरक्षणों व संरक्षणों की व्यवस्था के द्वारा प्रांतीय स्वराज्य एवं द्वैध शासन पर प्रतिबंध लगाए गए। अनेक आरक्षणों व संरक्षणों की व्यवस्था के द्वारा प्रांतीय स्वराज्य एवं द्वैध शासन पर प्रतिबंध लगाए गए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में गवर्नर बहुत से जो कार्य है मंत्रियों के परामर्श से अपने विवेक के आधार पर कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो गवर्नर है बहुत से कार्य मंत्रियों के परामर्श के बिना अपने विवेक के आधार पर कर सकते थे। इसी प्रकार पांचवी विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, परंतु यह अभी भी भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था। छह नंबर विशेषता, केंद्र व प्रांतों में विषय के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई थी। केंद्र व प्रांतों में विषय के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई, जिनमें पहली है संघीय सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची और नंबर 3 थी समवर्ती सूची। नंबर 1 संघीय सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची और नंबर 3 है समवर्ती सूची। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 संघीय सूची, इसमें भारतीय सरकार के 59 विषय रखे गए।
इसमें संघीय सरकार के 59 विषय रखे गए थे। दूसरा प्रांतीय सूची, इसमें प्रांतीय हित के 54 विषय रखे गए। तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय रखे गए थे जिन पर केंद्र व प्रांत दोनों ही कानून बना सकते थे, किंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य था। केंद्र व प्रांतों में विषयों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई। संघीय सूची, इसमें संघीय सरकार के 59 विषय रखे गए। नंबर 2 प्रांतीय सूची, इसमें प्रांतीय हित के 54 विषय रखे गए। 3 नंबर है समवर्ती सूची, इसमें की 36 विषय रखे गए जिन पर केंद्र व प्रांत दोनों ही कानून बना सकते थे, किंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य था। नेक्स्ट विशेषता है 7 नंबर, इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत मंत्री की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत मंत्री की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार 1935 भारतीय शासन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से रही थी, परंतु 1935 भारतीय शासन अधिनियम की जो कुछ कमियां हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की गई थी। आइए अब हम देखते हैं 1935 भारतीय शासन अधिनियम के क्या दोष थे, इसकी क्या कमियां रही और किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो नंबर 1 है, यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित था। यह अर्थात 1935 अधिनियम अविश्वास पर आधारित एक अधिनियम था। तो सबसे प्रथम योजना इसकी इस आधार पर की जाती है क्योंकि इसमें आरक्षण एवं संरक्षण की व्यवस्था करके समस्त जो शक्तियां हैं गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को दे दी गई थी। ये लोग निरंकुश होते थे। इस अधिनियम के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, यह अधिनियम उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। जिन्होंने इस एक्ट को दास्ता का नया चार्टर भी कहा था। तो इस प्रकार प्रथम जो आलोचना इसकी 1935 अधिनियम की गई है वो इस प्रकार नहीं थी। यह अविश्वास पर आधारित अधिनियम था क्योंकि इसमें आरक्षण व संरक्षण की व्यवस्था कर समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को दे दी गई। ये लोग निरंकुश होते थे। इस अधिनियम के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि यह अधिनियम उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। उन्होंने इस एक्ट को दास्ता का नया चार्टर कहा है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई है, संघीय शासन जो है दोषपूर्ण था। संघीय शासन दोषपूर्ण था। संघ में प्रांतों का मिलना तो आवश्यक था। संघ में प्रांतों का मिलना तो आवश्यक था, किंतु रियासतों का उसकी इच्छा पर निर्भर था। रियासतों को संघीय विधानमंडल में पक्षपात कर अधिक सीटें दी गई। रियासतों को संघीय विधानमंडल में पक्षपात कर अधिक सीटें दी गई,
जो कि अनुचित थी। रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नामजद किए जाते थे। रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों के द्वारा नामजद किए जाते थे, जबकि प्रांतों से निर्वाचित थे, अतः दोनों में तालमेल संभव नहीं था। तीसरी आलोचना इस आधार पर की गई कि जो संघीय न्यायालय था वह अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। चौथी आलोचना, भारतीयों द्वारा निंदित की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को, भारतीयों द्वारा निंदित की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अधिक विस्तृत इस अधिनियम के द्वारा किया गया था, जो कि गलत है। भारतीयों द्वारा निंदित की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को इस अधिनियम के द्वारा और अधिक विस्तृत बना दिया गया था, जो कि सही नहीं था। इसी प्रकार नेक्स्ट आलोचना 5 नंबर, 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया प्रांतों में द्वैध शासन जो था पूर्णतः असफल रहा। 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया प्रांतों में द्वैध शासन जो था पूर्णतः असफल रहा था। किंतु इसके बाद भी 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। छठी आलोचना, इस अधिनियम में भारत के भविष्य की जो राजनीतिक प्रगति का कोई प्रावधान नहीं था। इस अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई प्रावधान ही नहीं था। 7 नंबर, इस अधिनियम में भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। 1935 शासन अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था, अतः इस आधार पर भी इस अधिनियम की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक नहीं थी, क्योंकि गवर्नर को प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक शक्तियां प्राप्त थी। क्योंकि गवर्नर को प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक शक्तियां प्राप्त थी, अनेक कार्य वह अपने विवेक के आधार पर मंत्रियों से बिना सलाह लिए भी कर सकता था। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है 1935 भारतीय शासन अधिनियम, इस टॉपिक के अंतर्गत इस अधिनियम क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही तथा इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।